ओके जी, तो मैंने कोई होमवर्क तो नहीं दिया था? दिया था। गलती थी, क्या गलती थी उसमें? रेट का मसला था। ओके सर, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए कंफ्यूजन हो रही है कि कस्टमर का बोरिंग रेट लेंगे या कंपनी का। अच्छा देखो, हाँ नहीं, उसमें उसमें होता ही है कि जब आप ऑब्वियसली आपको वो एडवांस पैसे देता है, सही है ना, तो आप अपना रेट लेते हैं, अपना बोरिंग रेट, और जब आप उसको बोलते हैं पैसे बाद में देना तो कस्टमर का लेते हैं। तो बस ये दो चीज़ें हैं। फिर रिपीट कर देता हूँ, आपको जब वो एडवांस देता है तो टेक्निकली आपने लोन लिया है, तो आप अपना रेट लेंगे, और जब आप उसको कहते हैं तू बाद में पैसे दियो, तो फिर आप उसका रेट लेते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट होगी, तुम्हारी इनकम होगी। एग्रीड? तो ये बेसिक बात थी। क्लियर है मुनीब जानी? हाँ मुनीब ने सही है, तो सही है ना, चलो उसको क्लियर हो गया। मुनीब जानी क्लियर है? अगर आपको कोई एडवांस पैसे दे दे तो आप अपना बोरिंग रेट लोगे, क्योंकि आपने ऑल टुगेदर सूद पे करना है। अच्छा, अगर आपने उसको कहा तू पैसे बाद में देना, तो उसका रेट लोगे, क्योंकि उसकी बोरिंग है, तुम्हारी इनकम है। तो ये एक प्रिंसिपल था, सही है। अच्छा, और वो गलती भी बता दो क्विज वाली, ताकि मैं उसको दलील करूँ भी कॉल करके। क्या थी? सही है, सही है, सही है, उसने वो नहीं किया। सही है, ओके, यानी उस सवाल के अंदर वो सही कह रही है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट होके सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए, उसने ये एंट्री नहीं बनाई, उसने कैश जो लिया है वो बना दिया है बस। इसका हिसाब किताब अभी अभी करते हैं, आपको पता लगेगा। सही है, खाली इसके बाद चलें। वो कह रही है कोई बात नहीं सर, जाने दें, होता है चलें। सही है, इंटरेस्ट इनकम की जगह इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया हुआ था, सीओजीएस की एंट्री गलत थी, ऐसा भी था कुछ? ये तो सही था ना, सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का मसला था, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने बुक करके कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को ग्रो करा के उसको रिवर्स करके रेवेन्यू बुक करना था, सही है ना, वो नहीं किया था उसने, ग्रो करवाया था सही, खाली कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का रिवर्सल नहीं बुक किया था, बस सही है, ये गलती थी ना। चलो ओके, अब हम बात भी इसी, क्योंकि ऑडिटर की तरह इंक्वायरी करता हूँ ना मैं, उससे पहले सबसे पहले उससे पूछना हूँ यार कोई सवाल में कोई इशू तो नहीं था, तो सामने से जवाब देता है नहीं नहीं उस्ताद कोई भी इशू नहीं था, मैंने कहा बा, तो फिर यहाँ से पकड़ते हैं उसको फिर। सही है, तो खैर अगर वो सुन नहीं रहा तो या कोई बता दे बच्चा उसको, तो फिर वो बच जाएगा, अदरवाइज वो जी। पैसे तो बाद में मिल रहे थे, नहीं कुछ पैसे पहले मिल गए थे ना उस सवाल में पहले, हाँ कुछ पैसे पहले मिल गए थे और डिलीवर आपने गुड्स नहीं किए थे, सही है ना, और कुछ आपने अपने गुड्स की डिलीवरी कब करनी थी? बाद में, यही है ना, तो गुड्स की डिलीवरी पे रिसीवेबल बुक होता है ना, सही है। अच्छा, सीओजीएस की अमाउंट 5.4 मिलियन कैसे आई थी भाई? सवाल रीड कर लो ना। बोला 3.6 मिलियन का तो रेवेन्यू है। हाँ तो वो परसेंटेज निकालो ना भाई, सवाल दे दे यार मेरे को भाई, हम किस जंग पे निकल गए। सवाल दे दो यार, मैं खुद निकाल लेता हूँ। सही है, तो एक मिनट रुकिएगा, ये ज़रा देख लेते हैं। हाँ तो सही है ना, देखो अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिली लिमिटेड प्रोड्यूसेस कस्टमाइज इक्विपमेंट टू द ऑर्डर्स टू डिफरेंट कस्टमर्स। द कंपनी वॉज अप्रोच बाय कस्टमर ऑन 15 दिसंबर 2011 फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट। अप्रोच किया था। येलो लिमिटेड हैज एग्रीड टू प्रोड्यूस द एसिड इन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पेमेंट, यानी एसिड प्रोड्यूस होगा कितने महीनों में? 18 महीनों में। अच्छा, from the date of first schedule payment the transaction price of the equipment was said to be rupees 3.6 million. 3.6 million total transaction price है। The customer has agreed to pay the transaction price in the following manner, तो उसने आपको वो हिस्से में ब्रेक करके दे दिया। अच्छा, अब हुआ ये है कि 1 जनवरी 2012 को, अगर मैं यहाँ पे इसको देख लेते हैं ना, सवाल भी लगा लेते हैं, तो सवाल लगाने के लिए फिर हमें, मुझे भेज दिया,
ये कर लेते हैं। अबे ये कौन सा सवाल भेज दिया तूने? अबे क्या हो गया? नहीं अभी मैं करा देता हूँ ना, मैं करा देता हूँ। अबे चर्सी गलत सवाल भेजा है तूने। ये नाजिश ने भेजा है भी सही। ये हम कर लेते हैं जानी, सही है, ये आ गया। और इसको हम ज़रा ये कर लेते हैं यहाँ पे, सही है। अच्छा भाई यही है ना? अच्छा ओके, अब हम ज़रा देख लेते हैं कि इसका हिसाब किताब क्या है। अच्छा हमने कहा कि भाई इक्विपमेंट है, ये आ गया। 15 दिसंबर की ये कहानी है, 1 जनवरी को इंसेप्शन हुई है कॉन्ट्रैक्ट की। अच्छा अब प्लीज़ सुनिएगा, मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले जनवरी 1, 2012, ये इंसेप्शन है जानी। तो 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी यहाँ पे, सुनिएगा इधर, समझिएगा, फिर परखिएगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है उसने सही किया हो, तुम लोगों ने भंड मारा हो, तो फिर वो सारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सही है। इधर एनीवेज हम देख लेते हैं, हम उसको भी बेनिफिट और डाउट देते हैं, आपको भी देते हैं, और फिर देखते हैं जलील कौन होगा, सही है। इधर चलें, हमने कहा हम इसको लेके आ गए 31 दिसंबर 2012, ये सही है, ओके। यहां पे आ रही है डिलीवरी ऑफ गुड्स, यही है। अच्छा और फिर इसके अंदर 2013 आ रहा है 31 दिसंबर, और फिर आ रहा है 31 दिसंबर 2014, यही है। ये हिसाब किताब चल रहा है। अच्छा हम एक काम ये करते हैं ना, पेमेंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। अच्छा 3.6 मिलियन, अगर मैं वैसे ही यहां पे लिखूं 3.6 मिलियन पूरा लिख देते हैं, सही है। ये तो टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है, ऐसा ही है, यहां पे लिख लेते हैं 3.6 मिलियन इज ट्रांजैक्शन प्राइस, यानी ये आ गया। अच्छा अब हमने ये कहा कि यार इसका 30% बताओ यहां पे कितना आता है? वन जीरो, ये आ गया। अच्छा चलें, ये आ गया। अच्छा फिर हमने कहा 31 दिसंबर 2012 पे 15% ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस 540, ओके। इधर कितने मिलेंगे? 25%, और वो 25%, और बाकी अच्छा अब सीन सपाटा ये है कि इसको उठा के आपने यहां ग्रो करवाना है, इसको उठा के आपने यहां लाना है, इसको उठा के यहां लाना है, यानी इसमें 2 वे ट्रांजैक्शंस हैं। यानी आपको कुछ पैसे एडवांस में मिले और कुछ पैसे आपको बाद में मिलेंगे। तो दिस मीन्स दैट यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट व्हाइल रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू। उस वक्त पे क्या वैल्यू होगी जरा वो देखते हैं। अच्छा कुछ तो तुमने बोरिंग की हुई है, अब तुम उसको गुड्स दोगे या पैसे दोगे? तो पहले आप एक काम ये करें कि आप यहां पे कैश डेबिट करके 10800000 कर लें। यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। अच्छा अब आपने ऑल टुगेदर इसके ऊपर रेट का ख्याल रखना है। अच्छा अब हम कह रहे हैं कि यार इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ द कंपनी एंड कस्टमर, तो पहले तो ये आ गया,
और ये आ गया, मैं कौन सा पिक करूं? 8%। क्लियर है? क्योंकि मैंने बोरिंग की हुई है। सही है? ओके। तो हमने कहा 10800000 कितना आता है जानी? 86400। अच्छा सर, आप यहां तक पहुंच गए, फिर इस रेट के ऊपर आपको फिर कुछ पैसे मिले। अच्छा, अब पहले तो एक काम ये करें, इस 9 लाख को और 1080 को पीछे घसीट के लाओ, पर उसका रेट कौन सा होगा? वेरी गुड, 10% होगा। तो हम जरा यहां पे यूं कर लेते हैं ना, इसको हमने उठा के यहां पे किया, तो आप कह रहे हैं इसका कितना आ गया? 818। यही है? ये 1 साल पहले। एट 92561। सही है? ये आ गया। ये कितने साल पहले लाए? और ये 1 साल। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे आप एक एंट्री बनाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, इन दोनों का सम करो। 1710744 कैश आएगा और 540। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इन दोनों के सम से रिवर्स होगी। इन तीनों का सम कितना आता है? 3417144। यही है? तुम लोगों ने भंड मारा था या यही किया था? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट नहीं की थी यहां पे। ओके, तो बस ये था। अब आगे इस रिसीवेबल को आप ग्रो कराओगे, पैसे रिसीव करोगे, ग्रो कराओगे, आखिर में जीरो, क्योंकि आगे जो इनकम बुक होगी वो फाइनेंस इनकम होगी। क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो प्लीज बताओ। क्लियर है? बेहतरीन। तो कॉस्ट तो अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं ना, कोई मसला ही नहीं है। आप सिंपल एक काम करो, 3.6 मिलियन का वो कितना कह रहा है? मार्जिन है ना, तो 3.6 मिलियन इज टेक्निकली अ सेलिंग प्राइस। एग्रीड? अच्छा, ये 100% को रिप्रेजेंट कर रही है। कितनी आ रही है जानी? 2.144। सही है? तो आपने यहां पे एंट्री बनानी है, वन डबल फोर। यही है ना भाई? 40% तो यही है, 1440000। अच्छा हाँ, मार्जिन है ना 60%। सॉरी, 60। 216, हाँ ये सही कह रही है, 2160000। ये आ गया। ये बोल रहा है यार मेरा अलग क्यों आ रहा है? 2160000। सही है? तो उसमें से हमने 60% अलग कर लिया, तो वो आ गया। तो ये हमारी कॉस्ट आ गई, ये हमारी सेल्स आ गई। तो हम स्टिल वी आर इन प्रॉफिट। सेल सही रिकॉर्ड की, तो एंट्री भंगी की बैलेंस कैसे हुई है? नहीं, हो ही नहीं सकता ना। सही है? तो मेरे ख्याल से उसने ये फंड मारा हुआ था इसमें। सही है? तो चलो अब ये क्लियर हो गया ना कि किस तरीके से आपने करना है। अच्छा, वैसे अगर आपको सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट रिवाइज करना हो ना, तो ये उसके लिए बेंचमार्क सवाल है।
कि इसमें ग्रोथ भी आ रही है और आगे की फाइनेंस इनकम भी आ रही है। क्लियर है? दोनों कॉन्सेप्ट इसमें केटर होते हैं। तो यानी अब क्लियर है, पक्की बात है। चलें ओके, इसका हिसाब हम करते हैं कि जो टाइम ज़ाया हुआ। अच्छा सवाल था, सही हुआ, चलें बेहतरीन, चलें ओके गुड। चलें तो यानी अब उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है हमें, क्लैरिटी से हमने अप्लाई कर लिया, ग्रोथ वाला भी और आगे इनकम वाले भी। आगे इनकम तो नहीं करवाऊँ ना, हो जाएगा ना। अच्छा, अगले 2 सालों में इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बुक किया हुआ है। अजीब चरस लगा के सवाल किया उसने। चलो वो अभी तो नाजेबा है, उसको कुछ बोलना, अकेले में बोलते हैं। चलें इधर चलें। तो आगे आप रिसीवेबल डेबिट करते रहेंगे और इंटरेस्ट इनकम को, पर 1 साल में पैसे भी आएंगे जिससे आपका रिसीवेबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलें ये आ गया। चाहो तो कर लें, अगला साल कर लेते हैं, 1 मिनट। यानी हमने कहा कि आपने फिर यहां पे कितना था यहां पे बैलेंस रिसीवेबल का, 12 है ना, 1710744 यही बुक किया है। अच्छा, इसके ऊपर कितना परसेंट, 1710744। ओके, आपने इसकी एंट्री बनाई होगी ट्रेड वन 1710744। अच्छा, फिर आप यहां पे कैश ले आएंगे। ये आपका आ गया 9 लाख रुपए, ऐसा ही है। ये 9 लाख रुपए आ गया। क्योंकि आपको एक बात पता है ना, यहाँ पे सिर्फ रिकॉल कराने के लिए मैंने तुम लोगों को ऐसे लीज में भी सिखाया है कि इसके अंदर 1710 के अंदर 2 प्रिंसिपल्स हैं। एक ग्रो हो गया, मिल गया, एक बच गया, वो ग्रो के वो भी मिल जाएगा। तो बाकी तो है ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी ना। तो एक ग्रो हुई, ग्रो के साथ मिल गई, बाकी ग्रो हुई वो भी ग्रोथ के साथ। यानी एक प्रिंसिपल में 2 साल की ग्रोथ है और एक प्रिंसिपल में 1 साल की ग्रोथ है। तो ये हमने लीज में भी इस तरीके से सीखा हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहे हैं बस। अच्छा, तो हमने कहा ये तो हिसाब किताब है कि क्लोजिंग कितना आता है जानी, 98। अच्छा, सिंपल आप ये करें ना कि इस 1080 को 1 साल पीछे लेके आओ, सिर्फ 1 साल। 1080 को 1 साल पीछे लेके आओ, यही बचा ना, क्योंकि अब ये रिकवर होना बाकी है। तो सर रिकवर तो 1080 होगा, सूद तो वही तो बुक कर रहे हैं, बुक करेंगे फिर रिकवर कर लेंगे। सही है भाई, सारे खाने खुल गए, समझ आ गया सवाल कि क्या है इसमें, सब चीज़ें बता दी इसमें आप। सही है। अच्छा, तो हमने कहा 98182 ये 0 हो जाएगा, 10 हो गया। तो ये हिसाब किताब था। तो यानी मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो वो फ्यूचर वैल्यूज बोल रहे हैं उसमें सूद था, आपने हटाया, उसके नाम से बुक किया और रिकवर। यस, तो ये रेवेन्यू बुक करते वक्त आपने फाइनेंसिंग कंपोनेंट हटा दिया था। क्लियर है? उसने बंगी ने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया हुआ है। चलें अभी, चलो नहीं करते, बाद में गलत हो जाएगा, गलत बात है। इधर चलें, पहले बताओ ये बात क्लियर है, यहाँ तक सेट है? चलें जी। पर अगर ऐसा हो तो पहले मुझे ग्रुप पे बताया करो। नहीं, मुझे नहीं बताया ना, ये तो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे होंगे, वो अलग बात है, बट मुझे वैसे बता देते। आई थिंक नाजिश ने सिर्फ मुझे भेजा था, मुझे अभी वो भी सुबह मैंने देखा मैसेज। आप वैसे बता दो मुझे कि भाई ये इशू है, टैग कर दो ग्रुप में। नहीं, मसला ये है कि यार आई डू नॉट वांट कि बच्चे का कॉन्सेप्ट इतना सा भी वो ना, वो बोल रहा है यार मैं एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हूँ कि मैं सही करूँगा, वो मैच किससे करे। मुझे इस बात पे मुसीबत होती है। मतलब वो नहीं, चलो उसने सवाल बनाया, मैंने आपको बनाया 100 सवाल बने हुए ऑलरेडी। वाई द हिल ही इज नॉट लुकिंग एट द सोल्यूशन, मैं ये कह रहा हूँ। वो पिकनिक पे गया हुआ था कल, वो पिकनिक पे गया हुआ था, तो भाई देख के देना, या तो दो ही नहीं, या तो बोलो कि भाई नहीं आई डोंट हैव टाइम, मैं दे दूंगा कल। गलत नहीं होनी चाहिए। मतलब मुझे इरिटेशन सिर्फ इस बात से होती है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी और इस लाइफ में भी,
मैं बोल रहा हूँ भाई गलत नहीं करो काम, करना है तो तमीज से करो, दो एक्सट्रीम्स होने चाहिए, कोई मिडिल रास्ता नहीं होना चाहिए। आप बोल लो यार नहीं देखा, देख के दो सोल्यूशन यार, मतलब ये क्या होता है उठाया और चेप दिया बच्चे को। मुझे और कोई इशू नहीं है, मुझे पता है तुम्हें कॉन्सेप्ट था, तुम लोगों ने खुद बोला कि भाई सर ये गलत हुआ हुआ उसमें, तो ये तो अच्छी बात है तुम बता रहे हो, बट वो सेटिस्फेक्शन अलग होती है जब मैच होता है। क्लियर है? तो वो मैं चाहता हूँ हमेशा। तो खैर अगेन इस पर बात करते हैं, उस पर चलें। वो खुद कहता है मैं भी टेंशन में आ गया था। चलें, ये तो आप उसके लिए चीज़ें वर्स बना रहे हैं इधर। अच्छा, नॉन कैश कंसिडरेशन। अच्छा, नॉन कैश कंसिडरेशन का मतलब जानी ये है कि आपने गुड्स फराहम किए और सामने वाला कैश के बदले में, हो सकता है कि गुड्स भी हो सकते हैं, और या तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे दे या अपनी कंपनी के शेयर्स दे दे। तो यानी अब आप तो गुड्स दे रहे हैं, आप तो सेल बुक करेंगे, पर आपको जो उसके एवज कंसिडरेशन मिलेगी दैट वुड बी द थिंग कि आपको पैसे अब कैश में नहीं मिल रहे, कंसिडरेशन अदर देन कैश है, तभी यहां पे क्या लिखा हुआ है? नॉन कैश कंसिडरेशन। बिल्कुल ऐसा ही अरीब जानी। अच्छा आगे, अब हमने कहा कि हमने जो गुड्स हैं वो बेचे हैं कितने, सेल डेट है, प्राइस पर यूनिट है 102, अच्छा कॉस्ट पर यूनिट 75। एग्रीड यहां तक? चलें अब बात समझिएगा। अच्छा, अब हमने कहा सामने वाला बंदा शेयर्स की डिलीवरी कब हो रही है? फेयर वैल्यू पर। अच्छा तो चलें अब मैं दो चीजें करता हूं यहां पे, प्लीज सुनिएगा बड़ा फोकस के साथ, इधर उधर नहीं जाना ताकि ये कॉन्सेप्ट पिक हो जाए। हमने कहा फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स। अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स ऐसे निकलेंगे, यही है। अच्छा, और फिर हमने यहां पे लिख दिया जानी फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स। वन जीरो। अच्छा, अब जरा बड़ी अहम बात यहां पे, इधर बहुत ही अहम बात सुनने की है यहां पे। हमारा सवाल यह है एट विच अमाउंट सेल्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। हमारा सवाल यह है कि एट विच अमाउंट सेल्स शुड बी। अच्छा, ये स्टैंडर्ड जरा उल्टा चलता है और मैं लॉजिक भी बताऊंगा क्यों। ये स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि आपने कमाया उतना जितने सामने वाले ने पैसे दिए, आपने कमाया उतना जितने सामने वाले ने, यानी लिख भी देते हैं योर अर्निंग इज द अमाउंट दैट हैज बीन पेड बाय द कस्टमर। पहले बताओ यहां तक बात समझिए, यानी आपकी अर्निंग तो वो है जो कस्टमर आपको पे कर रहा है। एग्रीड? मुझे लगता है आपके अपने गुड्स की औकात कितनी है, वो कितने दे रहे हैं? 1040। यानी इसका मतलब ये कि आपने सेल महंगी की है उसको, तो सेल्स भी इसी पे बुक करो। अगर यूं सोचें, आप उलट भी सोच सकते हैं, जैसे कि मेरे गुड्स की वैल्यू है 1020, उसकी शेयर्स की वैल्यू बनती 1 मिलियन, तो फिर आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया होता। सेल्स इज द अमाउंट यू आर गेटिंग इट फ्रॉम द कस्टमर। क्लियर? सेल्स इज द अमाउंट वॉट एवर यू आर गेटिंग फ्रॉम द कस्टमर। तो यहां पे कहता है सेल्स बुक कर लो कंसिडरेशन रिसीव पे, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव पे। अच्छा, पीपी में उल्टा होता है, पीपी बेच रहे होते थे, आने वाले एसेट को जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते, क्योंकि तुम कंसिडरेशन दे रहे होते थे, यहां पे वो कंसिडरेशन दे रहा है तुम्हारे गुड्स के लिए। पहले बताओ बात समझ आ रही है? तो यानी कोई आपसे पूछे यार आपने ये यूनिट्स बेचे, कितने के बेचे, तो वो बोले, आप क्या बोलोगे? मेरे गुड्स की प्राइस इतनी थी है जो आपको मिला। यही तो लॉजिक है कि अगर मैं यूजुअली मोबाइल बेचता हूं और मैं एक मोबाइल जो है 1,20,000 का बेचता हूं, और सामने वाले को जब मैंने मोबाइल बेचा तो एक्सचेंज में उससे कोई 1,40 की चीज ले ली, तो कितने का बेचा मोबाइल? 40 का बेचा। तो मैं ये सेल भी तो यही कहूंगा ना, 1,40 की सेल की है।
तो तभी हम कह रहे हैं फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड पे सेल्स बुक होगी। इसको सिंपल रखो ना, वट एवर यू आर गेटिंग इट फ्रॉम द काउंटर पार्टी इज योर सेल्स। क्लियर है? अभी भी एग्जांपल दी ना, 1.20 की चीज आपने 1.40 में टिका दी, पर क्या पैसे मिले या इक्विवेलेंट चीज मिली? तो टेक्निकली आपने अपने गुड्स का सौदा 1.40 में किया है। अच्छा, इसका उलट होता कि आप 1.20 की चीज रख के बैठे हुए और आपको जो चीज मिली वो 1 लाख की है, तो सेल्स कितने की हुई भाई? वॉट एवर यू आर अर्निंग फ्रॉम अ कस्टमर, तो आपकी अर्निंग तो 1 लाख है, तो सेल्स क्या मैं 1.20 की बुक करूंगा? नहीं, आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है फिर। और ट्रेड डिस्काउंट कभी भी किताबों में रिकॉर्ड, हाँ सिर्फ प्रेजेंटेशन होती है, रिकॉर्ड नहीं होता। एग्रीड? चलें, तो आप मुझे बताते हैं यहां पे मेरी तसल्ली के लिए कि मैंने यहां पे देखें एक काम किया, इन्वेस्टमेंट डेबिट की कितने से जानी? 1040000 से। क्लियर है? और तो सर आपके पास कैश क्यों नहीं आ रहा? तो हमने तो भाई कंसिडरेशन नॉन कैश है, तो यूजुअली नहीं होता तो ये ट्रेड रिसीवेबल होता या कैश होता, पर उतनी ही वैल्यू के शेयर आ गए। पहले बताओ, लॉजिकल बात समझ आती है? क्लैरिटी ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दें। हाँ जी, वो कह रहे हैं सर इन शॉर्ट फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव पे रिकॉर्ड करेंगे। अब्दुल हनान कह रहे हैं इन शॉर्ट नहीं है ये, यही है ये। मैंने बोला इन शॉर्ट नहीं, यही है जो सर कह रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ इतनी देर से, 3 बार रिपीट किया सेम चीज़ अलग अलग कहानियों में कि फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्स। इतना सिंपल रखो कि सामने वाला जो बंदा आपको कंसिडरेशन दे रहा है आपके गुड्स के लिए, वो आपकी कमाई है। तो स्टैंडर्ड भी इसी लॉजिक पे बना हुआ है कि जो मिल रहा है वही कमाई है, उसी पे रिकॉर्ड किया। एग्रीड है? चलें जी, ओके, अभी आते हैं उस पर। पहले तो अभी कर लेना आप, सही है? चलें, यहां तक क्लैरिटी है? ओके। अच्छा, अब हमने कहा कि सर अज्यूम करें कि मैं आपको एक सवाल बना के दूं जिसमें मैं IFRS 9 डाल दूं, तो इसके बाद फिर वो IFRS 9 पे चला जाएगा। यानी याद है? डिविडेंड वगैरह सब फिर IFRS 9 में घुस जाना, यानी यहां तक रेवेन्यू, उसके आगे IFRS 9। तो कोई मुसीबत आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं आ सकता, आ सकता है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। सर हमें कंसिडरेशन कम मिले तो हम ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे, लेकिन हमें ज़्यादा मिल रहे हैं तो कंसिडरेशन उसे क्या कहेंगे? योर एडिशनल सेल्स अमाउंट। भाई ऐसा हो सकता है कि आपने एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ससुर को बेचारे को बीच में ले आता हूँ, वो बुरा मानेंगे कभी कि यार मेरी एग्जाम्पल देता रहता है इधर। भाई अगर मेरे ससुर यूजुअली एक बाइक 1 to 5 2.5 लाख रुपए की बेचते हैं और कोई बेवकूफ़ टकर गया 290 की चिपका दी, तो उसकी फेयर वैल्यू क्या थी? 290 की बेची, तो क्या कहूँगा? 290 की सेल हुई है। तो इसमें मैं ये कहूँ कि सेल नहीं है या है ना? और हमारे ससुर इतने शार्प है कि वाइस वर्सा हो ही नहीं सकता, 2.5 से नीचे की बात नहीं होगी। तो यहाँ पे जो केस है वो हमारे ससुर वाला है कि सस्ती चीज़ महंगी में बेच दी है। ये एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं है, बिजनेस। आपको मार्केट की अवेयरनेस होनी चाहिए। तो अब आ गया तो आ गया। अच्छा, ऐसा भी होता है कि हमारे ससुर बाइक फॉर बाइक एक्सचेंज भी करते हैं। अच्छा, उसमें भी फ़ायदा हो जाता है। तो फ़ायदा हो जाता है, तो क्या मैं सेल्स कम पे बोलूँ या ज़्यादा पे? वही हो रहा है। क्लैरिटी है? अच्छा, अभी इसमें और थोड़ा सा यूं करें, सामने वाला बोले ये लो कैश और ये लो एसेट, तो मेरी सेल्स दोनों के सम के होगी। क्लियर है? तो ये बात है, तो आप सेल्स ही कहेंगे ना। सही है? क्या लिखा है, मतलब क्या लिखा है, क्या मतलब? सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू थ्रू OCI या फेयर वैल्यू थ्रू PNL। 2 मॉडल थे ना वहां पे, या तो इस पे रखेंगे या तो उस पे रखेंगे। एग्रीड है? ये हिसाब किताब चलेगा। और सब्सिक्वेंटली अगर फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे रखा हुआ है तो गेन कहाँ जाएगा? PNL। लॉस भी कहाँ जाएगा? PNL पे जाएगा। और अगर डिविडेंड इनकम आती है तो वो भी PNL। और फेयर वैल्यू थ्रू OCI हुआ तो
नहीं, पर डिविडेंड पीएनएल में, डिविडेंड पे भी पीएनएल में, यस, बाकी ओसीआई में। और अगर बेच दी इन्वेस्टमेंट तो गेन रियलाइज होकर रिटेन अर्निंग में जाएगा, पीएनएल में कभी भी नहीं जाएगा। तो ये तो अपनी जगह सही है। चलो पहले बताओ ये बात समझ आती है? अच्छा जी, अरीब कह रहे हैं कि सर मैंने IFRS 9 नहीं लिया हुआ, तो बेटा इससे पहले एग्जामिनर ले ले, खुदा के वास्ते आप प्लीज़ वो ले लें। चलें इधर। अच्छा भाई पहले बताओ यहाँ तक बात समझ आ रही है? यानी एग्जामिनर इम्तिहान ले ले, इससे पहले आप ज़रा IFRS 9 ले लें। चलें इधर। पहले बताओ भाई ये दोनों बातें समझ आती हैं? क्लैरिटी है? ओके। अच्छा अब ये भाई की फरमाइश पे हम ये कहें, अगर व्हाट इफ हाँ भाई सही है, वो कह रहा है कि भाई सही है, हम पैसे बाद में देंगे, तो वो कहता है शेयर्स बाद में ले लेना। क्लैरिटी है? चलें, मैंने कहा आज हम मौजूद हैं जनवरी 1, कौन सी डेट थी यहाँ पे? 2022। एग्रीड? अच्छा, हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यहां सेटल की है, तो ये बात तो पत्थर पे लकीर है कि रेवेन्यू आज बुक होगा, क्योंकि रेवेन्यू इज लिंक टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्ट्रेट बात है। क्लियर है? चलें, तो हमने ये कहा कि भाई आप पहले रेवेन्यू बुक करें। डन? अच्छा, आपने रेवेन्यू बुक कर लिया, उसने कितने शेयर्स देने का वादा किया है? आपने कहा 5000 शेयर्स की आज की वैल्यू जो बनती है 10। अच्छा, अब आपने कहा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं की? पर जो भी सौदा हुआ है इस पे हुआ है। देखो आज अगर तुम्हें शेयर्स नहीं मिले, पर इक्विवेलेंट वैल्यू तो यही बनती है ना सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए, वो ये आ गया। अच्छा, अब हमने कहा आफ्टर 1 मंथ, अच्छा फेयर वैल्यू पर शेयर हो गई 212। तो अच्छा अब देखिएगा, मैंने कहा पहले तो मैं अपने रिसीवेबल को कटा दूं 10 212 इंटू कितना आ रहा है? यही है। अच्छा, अगर आपके पास शेयर्स भी आ जाते पहले ही, तब भी तो गेन यही होता ना भाई। यार ये 4 को मल्टीप्लाई कर लो 5 से तो 20 ही आता है। सही है, ये आ गया, तो ये अकाउंटिंग है। क्लैरिटी? इसमें कोई मसला? सिंपल। नहीं, डिपेंडिंग अपॉन कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है या पीएनएल है। हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि पीएनएल है, तो पीएनएल में वो तो देखो प्रिंसिपल IFRS 9 जब आ गए एक बार, तो फिर वहां के प्रिंसिपल अप्लाई होंगे। आप ये समझो ना, अगर आपको पहले दिन पे वो शेयर्स दे देता तो इसी वैल्यू पे आता, तो आपका सौदा तो इस वैल्यू पे हुआ है ना, खाली वो ये कह रहा है पैसे कब लेना बाद में, यानी शेयर्स कब लेना बाद में। हमने रिसीवेबल बुक कर लिया, हम जैसे ही आगे पहुंचे हमारे पास शेयर्स आ गए, पर शेयर्स की वैल्यू आई ज़्यादा, मैंने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ था, मेरी इनकम आ गई, क्योंकि वो फेयर वैल्यू गेन आ गया ना। क्योंकि हम ये कह रहे थे कि हमारा रिसीवेबल कैश से लिंक नहीं था, शेयर से लिंक था। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ
तो OCI में जाएगा। देखो आपने, आपकी इंटेंशन है कि मैं जो शेयर्स आएंगे ना लॉन्ग टर्म में रखूंगा, OCI, सिंपल, क्लियर है। तो फिर वो गेन लॉस कहाँ जाता, OCI में। सारे IFRS 9 के प्रिंसिपल अप्लाई होंगे। अरीब कह रहे हैं सर इन्वेस्टमेंट की जगह शेयर लिख दें। बेटा आपको ये हक नहीं है बात करने का, क्योंकि आपने IFRS 9 लिया हुआ नहीं है। तो प्लीज़ इफ़ यू गो एंड वॉच इट तो आपको समझ आएगी बात। अब ये गेन OCI PNL में जाएगा, डिपेंड करता है कौन सा मॉडल है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल है। अगर फेयर वैल्यू टू PNL है तो PNL, फेयर वैल्यू टू OCI तो OCI। क्लियर है, पक्की बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज़ कंफर्मेशन दे दो, क्लैरिटी है। इसको जल्दी से कॉपी कर लें यार, दस्ती, ताकि आगे चलें। हो गया कॉपी, चले आगे। हाँ जी, ऑनलाइन वालों कंफर्मेशन दे दें। अच्छा भाई, मुनीब कह रहे हैं कि व्हाट इफ ईयर एंड आ जाए, तो भाई अब ईयर एंड आएगा तो फिर फेयर वैल्यू पे जाएगा ये, तो वही गेन और लॉस किसके हिसाब से, IFRS 9 के हिसाब से। मुनीब क्लियर है, वो तो अपनी जगह चल रहा है ना, वो कॉन्सेप्ट तो अपनी जगह चल रहा है, सेम। कब किया मैंने, नहीं तो अगेन आपका रिसीवेबल तो सेम ही रहेगा ना, नहीं क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं आई ना। क्या हुआ, चलें हो गया कॉपी, आगे चलते हैं। अच्छा चलें, ये तो हो गया हिसाब किताब। अब आप अपने पास हेडिंग डाल देंगे एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस पे। ये दिस इज अ वेरी बिट कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, बट मैं इसको कोशिश करूंगा आसान करके बताने की। चलें सर, रिसीवेबल नॉन कैश है तो फर्क देखो। मैं एक मिनट भाईजान, बातें नहीं, एक मिनट रुक जाओ प्लीज। मुनीब मैं ये कह रहा हूँ जानी, नॉन कैश का यहाँ पे ताल्लुक क्या है? मैं कैश फ्लो बना रहा हूँ या अकाउंटिंग कर रहा हूँ? मैंने आपको सिंपल ये कहा कि डे 1 पे आपने सेल की, सब्सिक्वेंटली वो कह रहा है शेयर्स 1 महीने बाद ले लेना, एग्रीड। सेल की वैल्यू चेंज होगी या वही रहेगी? वही रहेगी, एग्रीड है। ये बात हो गई, क्योंकि सेल की बुकिंग होती है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटलमेंट पे, एग्रीड, पक्की बात है। ये हो गया हिसाब किताब। अच्छा, अब फिर मैंने कहा मुझे जब शेयर्स मिलेंगे तो मैं रिसीवेबल खत्म करके शेयर्स को डेबिट करूंगा और बाकी गेन या लॉस हो जाएगा। डिपेंड करता है फेयर वैल्यू टू PNL या फेयर वैल्यू टू। इससे आगे क्या कॉम्प्लेक्सिटी है? कुछ भी नहीं है ना, आपने सोचनी है। जब तक नहीं आया तब तक रिसीवेबल है, जब आ जाएगा तो रिसीवेबल खत्म हो जाएगा, फिर वो इन्वेस्टमेंट की चीज शुरू हो जाएगी। सिंपल है, इतनी सी बात है इसमें। क्लियर है, अब समझ आती है मुनीब? मतलब इसके आगे मैं सोचूं भी क्यों जब क्या कुछ है ही नहीं। सिंपल है यार, इतना सिंपल रखो, रिसीवेबल खत्म, शेयर्स आ गए, गेन लॉस हो जाएगा, और आगे फिर IFRS 9 में निकल जाना। फेयर वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी, खेलते रहना उसमें, इनकम एक्सपेंस OCI जो भी आ रहा है। क्लियर है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। सर शेयर इशू पहले किए जाएं और गुड बाद में डिलीवर किए जाएं तो हम इन्वेस्टमेंट डेबिट करके कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे क्या? नाजिश बिल्कुल सही कह रही हैं। देखो उनका सवाल क्या है, वो कह रही हैं कि सर अगर मुझे शेयर्स पहले मिल जाएं और मैं गुड्स बाद में दूं तो इसका मतलब ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट तो डेबिट कर ली और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, क्योंकि देयर इज अ रिस्क कि आपको वापस करने पड़ सकते हैं। अच्छा, और आगे जाके आपने देखा शेयर्स की प्राइस ऊपर चली गई, फिर इन्वेस्टमेंट डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, क्योंकि आप तसव्वुर करो कि उस दिन अगर मुझे शेयर्स मिलते हैं इस वैल्यू पे होते हैं तो या तो मैं कैश देता या तो सेल बुक करता। तो हम भी क्या कर रहे हैं? सेल बुक कर रहे हैं। तो वेरी गुड क्वेश्चन कि अगर मुझे, तुम लिख लो अपने पास कहीं, अगर मुझे शेयर्स पहले मिल जाते तो मैं कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक कर लेता। यहां पे मैं भी लिख लेता हूं, if we would have received shares in advance, then we would have recorded a contract
लायबिलिटी, ऐसा ही है भाई, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। और आगे जाके अगर शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, ताकि आप बोलोगे अब मैं इतने की सेल कर रहा हूं क्योंकि सेल्स वैल्यू ये डिसाइड हो रही है, क्योंकि मुझे गुड्स के अगेंस्ट में ये कंसिडरेशन मिल रही है, तो सेल्स भी तो वही होगी ना। तो सीओजीएस कब बुक करोगे? जब सेल होगी। बात क्लियर? तो तीनों केस हो गए, उसी दिन का उसी दिन वाला हिसाब किताब। सेल पहले हो गई, पैसे बाद में, पैसे पहले, सेल बाद में, तो ये आ गई। तीनों केसेस हो गए नॉन कैश के। वापस से पहला केस, आज ही सेल की, आज ही शेयर्स मिल गए, कहानी खत्म। हमने कहा आज सेल की, शेयर्स बाद में मिलेंगे, रिसीवेबल। क्लियर है? पक्की बात है, क्योंकि अब सेल नहीं होगी, आगे जो भी गेन होगा पीएनएल या ओसीआई डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, शेयर्स पहले मिल गए, गुड्स बाद में दूंगा, लायबिलिटी। एंटिल विच टाइम इट इज लायबिलिटी? जब तक सेल ना हो जाए, तो लायबिलिटी में जमा होती रहेगी, क्योंकि मुझे इतना या तो पैसे वापस करने हैं या तो सेल देनी है। क्लियर है? तो ये तीनों केसेस हमने कवर कर लिए। वेरी गुड। अच्छा, तो सर फिर अगर हम गुड डिलीवर ना कर पाएंगे तो शेयर की वैल्यू, फेयर वैल्यू रिवर्स होगी और कैश दे देंगे। नहीं यही बात समझ भाई, अगर गुड्स डिलीवर ना कर पाए, हम लोग का तो दिमाग ही यही है ना कि नहीं कर पाएंगे। सही है? क्यों नहीं कर पाए? इन्वेस्टमेंट को डेबिट करके पहले कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट किया था, ऐसा ही है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करके इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट। कैश क्यों करूंगा? क्योंकि शेयर्स ही वापस दे दिए। हाँ, अगर आप कह रहे हो यार शेयर्स मैं रख रहा हूं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट, कैश को, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप सेल ही नहीं करना चाह रहे, तो फिर भाई टेक्निकली इन्वेस्टमेंट खरीद ली और इतने पैसे में खरीदी है, तो कोई गेन लॉस नहीं हुआ। क्लियर है भाई? और कोई पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन? हाँ, एडवांस वाला हो गया भंगी। तेरे पास राइट ही नहीं है भंगी बेचने का जी, तो तुम्हारा केस ही फारिग हो गया ना। सही है। इधर क्योंकि आपके पास उस पर चार्ज क्रिएट हुआ होगा ना, आपको एडवांस में किसी ने दिया, आपका राइट तो कब आएगा? जब ओनरशिप ट्रांसफर हो। तो आपके ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? तभी तो आपकी लायबिलिटी है। ऑडिट पर हो यार मुझसे, राइट नहीं है। राइट कब आता है? चलो आपकी केस पे इन्वेस्टमेंट बेच भी दी, चलो कॉम्प्लेक्स बना देते हैं इसको, नहीं है कर लेते हैं ना, शेयर्स बेच दिए, सही है, गेन में आ गया, आपकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी खड़ी रहेगी। और अगर गुड्स नहीं डिलीवर कर पाए, क्लियर है? यही बात है। तो भाई द वे यू थिंक, आंसर भी उसी तरीके से। क्लियर है ना? इन्वेस्टमेंट आ गई, IFRS 9 अप्लाई करो, पर यू कैन नॉट सेल इट बिकॉज यू डोंट हैव राइट। अभी आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल करना बाकी है, ये कह रहा हूं मैं। चलें, ओके। तो नाजिश पहले बता दो कि यहां तक बात क्लियर है? जल्दी से क्लियर हो गई बात? ओके, बेहतरीन। अच्छा, पहले कंफर्मेशन दे दो जल्दी से सारे बच्चे। अच्छा भाई, सर गुड्स ना डिलीवर करने पर हम शेयर्स देने के बजाय उसकी फेयर वैल्यू के पैसे दे सकते हैं? अबे अभी तो बोला भाई, यार सुन लिया करो प्लीज यार। देखो मैंने अभी तुम लोगों की फरमाइश पे केसेस कराए हैं, अभी तो मैंने बोला यार कि अगर नहीं दिए हमने, भाई फॉर बोला गुड्स नहीं दिए, पैसे दे सकते हैं, भाई दे दो यार। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट होगी और इन्वेस्टमेंट कहाँ गई? हमने रख ली ना, खरीद ली भाई। अब इसको खरीदने के लिए या तो इक्विवेलेंट गुड्स दोगे या तो कैश दोगे। जानी ये करवा चुका हूं, मतलब मुझे बताने में मसला नहीं है, मैं बोल रहा हूँ एक चीज मैं बड़े इत्मीनान से, सुकून से बताए जा रहा हूँ तुम लोगों को कि ये है, ये अकाउंटिंग है, ये होगा। तुम्हारी फरमाइशें भी केटर कर रहा हूँ मैं, ये तो नहीं कर रहा कि ये आया हुआ है तो भाई ये करके आगे निकल जाओ। तुम बोल रहे हो सर अगर ये हो जाए, मैंने बोला भाई हाजिर बताता हूँ, ये हो जाए हाजिर बताता हूँ, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट सारे सही हो जाए। उस पर भी तुम कह रहे हो कि कैश सही है, ओके चलें आगे। एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। अच्छा अब प्लीज बातें नहीं, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स केस है इसलिए जरा हमें देख के करना है इधर, प्लीज फोकस के साथ। अच्छा, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब ये कि हमने ऐसा वर्ड पहले कहीं सुना है चार्ट में, यानी 5 स्टेप मॉडल के अंदर हम ये सीखते हैं कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हो
तो आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होती है, एलोकेट होती है। पर ये गेम उससे 2 गुना ऊपर की है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़रा मोहतात होकर सुनना, बातें नहीं करना, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा अप्लाई किया हुआ है। और मैं भी आपसे ये सजेशन मांगूंगा और कहूँगा कि यार प्लीज़ खुदा के वास्ते अटेंटिव रहना, सही है इधर, क्योंकि ये समझ आ जाए वन गो में। सुनते हैं, देखो आप ये बोल रहे थे कि सर एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस तो स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस के बेस पे होती है, यहाँ तक हम एग्रीड हैं। एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस स्टैंड अलोन। अच्छा, अब एक एक करके मैं आपसे कंफर्मेशन लूंगा। मुझे ये बता दो ऑनलाइन वालों, क्या आप लोगों को यहां तक बात समझ आई और रिकॉल हुआ कि पहले क्या किया हुआ है? सारे बच्चे, मतलब सारे बच्चे ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ। तुम लोगों के लिए इतनी एफर्ट भी कर रहा हूं कि एक एक चीज खुद आके करा रहा हूं इधर, प्लीज। ओके, वेरी गुड। अब आगे सुने। यानी हमें पता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर बंडल्ड ऑब्लिगेशन है, मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो हमने इस चीज का भी ख्याल रखा था 2 ऑब्लिगेशन एक तो नहीं है, और इसके अलावा बाकी 2 बच गई, याद है? तो एक तो फटीक ये होती है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिफरेंट निकालो, फिर उसमें भी देखो कोई मिल तो नहीं सकती, और फिर उस पर एलोकेट करो। बात समझ आई? पर एलोकेशन ट्रांजैक्शन प्राइस की होती है किस पे? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे। मेरा अल्फाज मैंने तुम लोगों के सही करने हैं, अभी मैं फिर रिपीट करता हूं। ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट होती है किस पे? अरे नहीं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे। किसके बेसिस पे नहीं कह रहा मैं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं ये करेक्ट करके लिखोगे भंड मारोगे वरना एग्जाम में। वो बोलते हैं ना डिफाइन करो, गलत लिख के आ जाओगे ना। फोकस होकर सुनो क्या कह रहा हूं मैं। ये कह रहा हूं आप ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करते हो किस बेसिस पे? अभी फंस गया मैंने, किस बेसिस पे बोला? किस बेसिस पे बोला मैंने? अभी विजिलेंट होके सुनना, सही है? जानबूझ के कर रहा हूं, सुनो। मैंने कहा ट्रांजैक्शन प्राइस को मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे एलोकेट करना है। ट्रांजैक्शन प्राइस को मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे क्या करते हैं? एलोकेट करते हैं। यानी आप उल्टा पूछूं, ट्रांजैक्शन प्राइस को किस पे एलोकेट करते हैं? वेरी, आप सही बोला, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे। वापस से, ट्रांजैक्शन प्राइस को किस पे एलोकेट करते हैं? किस बेसिस पे करते हैं? बस ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। नहीं लिखूंगा नहीं, समझना है, सही है इधर। अच्छा, वापस से, हमने कहा ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे एलोकेट करते हैं, सही है? वापस से कह रहा हूं ताकि, अच्छा हाँ, वेरी गुड। अब सुनो, अब अगेन फाइनल थिंग, ट्रांजैक्शन प्राइस को किस पे एलोकेट करते हैं? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे। किस बेसिस पे? स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस के बेस पे। तो बेसिस और किस पे एलोकेट करते हैं, फर्क समझ आ रहा है? यानी एलोकेट होगी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे, बेसिस होगी स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस। तो ये इतना टेक्निकल है इसके अंदर कि बच्चे समझे तो सही ना। हम पीछे से चलते आ रहे हैं रट्टा लगाते हुए, इस पे एलोकेट तो हम यूं कर लेते हैं, एक प्राइस 5 ऑब्लिगेशंस इस पे एलोकेट होगा। किस बेस पे होगा? अब तो क्लियरेंस रहेगी, अब तो नहीं भूलेंगे। मैंने आपको ये प्रॉमिस भी किया था, मैं 5 के 5 स्टेप्स पे आपको घुमाता रहूंगा। यहाँ की बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है। तो अभी हमने ये किया ना, कॉन्ट्रैक्ट देखा, कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशंस देखी, फिर ट्रांजैक्शन प्राइस देखी। ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट कर दूं किस पे? फिर भंगी, गलती नहीं करना, मैं बता रहा हूं, मार्क्स कट जाएंगे, फ्री के मार्क्स होते हैं, ये कटेंगे बिला वजह। मैं इसलिए कह रहा हूं, मुसीबत क्या है, हुज़ैफा भी गालियां ऐसी भी खाता है मुझसे, फिर वही गलत नाम, फिर वही गलत नाम। अबे भाई क्या मतलब, पागल हो, इंसान हो ना, सोच के बोलो। कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, ट्रांजैक्शन प्राइस, किस पे एलोकेट करूं? फिर स्टैंड लोन बोल रहा है परफॉर्मेंस। मैं क्लास ऑफ कर दूंगा, अभी बता रहा हूं। जब तक तुम ये सीख के नहीं आते, रास्ते में जाते जाते बाइक पे जा रहे हो, बराबर वाले को बोलना, बंदे को, तेरे को पता है क्या? ट्रांजैक्शन प्राइस, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, किस बेसिस पे? स्टैंड लोन मार्केट प्राइस। फिर पठान को बोलो, ट्रांजैक्शन प्राइस, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे एलोकेट करूंगा किस बेसिस पे? बाइक में बैठे हुए हो, बस में जा रहे हो, ट्रांजैक्शन प्राइस, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, किस बेसिस पे? स्टैंड लोन मार्केट प्राइस। क्लियर है? सोच में लगे हुए हो भाई, यही प्लीज यही सोचते हुए जाना है यार। क्या कर रहे हो तुम लोग? आखिरी बार पूछ लूं, अल्लाह करे तुम सही बता दो। सही है? देखो मेरा क्या, मैं तुम आगे कॉन्सेप्ट दे के निकल जाऊं, पर आपका क्लियरेंस नहीं होगा ना तो मजा नहीं आएगा।
क्योंकि मैंने जब प्रॉमिस किया तो जब मैंने रेटिंग 1 भी आ रही थी मेरी, तो मैंने अल्लाह से एक वादा किया था, मैंने कहा अल्लाह मैं वो शख्स हूँ ही नहीं कि कामयाबी के बाद मुकर जाऊँ, मैं तो वो शख्स हूँ कि कामयाबी हासिल करने के बाद 3 गुना मेहनत करता हूँ, ताकि मैं जस्टिफाई करूँ कि तूने जो मुझे दिया वो मैं डिजर्व करता हूँ, जो कि नहीं भी करता हूँगा तो कोशिश करता हूँ कि कर लूँ। तो ये की टू सक्सेस होता है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि यार भाई कुछ अगर सिखा रहा हूँ तो सही सिखा के निकल जाऊँ, सही है। आखिरी बात, कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी हो सकती हैं, बंडल्ड भी हो सकती हैं, वो तुम लोगों ने आइडेंटिफाई करना, वो मामला ही अलग है। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन प्राइस को किस पे एलोकेट करना है? यस, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे। किस बेसिस पे करना है? बस अब बात समझ आती है। चले, यहां से हमने शुरुआत की थी अपने बचपन की, तो आज हमने और उसको रिफाइन किया कि यार IFRS 15 देखो, हाँ यार कुछ भी नहीं है, कर लेंगे। बच्चा बोलता मुझे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, नहीं समझ आता। भाई अब आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, अभी भी तो कर रहे हो ना। कॉन्सेप्चुअली लेके चलो, 5 स्टेप से नहीं हिलोगे ना, समझ आएगा। उसी के अंदर अलग अलग गेम्स हैं जो दुनिया में जगह जगह हो रही होती है। आगे, अच्छा अब सुनिएगा। अच्छा, तो कहने का मतलब यह है जानी इसके अंदर कि अब की टू अंडरस्टैंडिंग ये है कि स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस, स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस। अच्छा प्लीज फोकस होकर सुनना है, सब ने यहाँ इधर सुनना। चले जी भाई, देखो सैयद अब्दुल हनान, क्योंकि नादिश इज वेरी क्लोज, वो मेरी सिस्टर जैसी है, तो इसलिए वो खुश भी होती है, बोलती है कि सर जब बताते हैं ना, वो आती है ना नादिश यहाँ पे, तो वो बड़ी खुश होती है कि यार सर जब बताते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलती है, तो होना भी चाहिए। बोले तो माशाल्लाह लिख रही है ना कैपिटल लेटर में, तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे लिए मेरा रिटर्न पैसा नहीं होता, एप्रिसिएशन होती है। तो ऑलवेज, अच्छा मुझे आज भी, मैं अल्लाह की कसम खा के बताऊँ, मुझे ये भी होश नहीं होता कि मैंने कितने पैसे कमाए हुए। अल्लाह की कसम खा रहा हूँ। अभी मुझे अगर घर खरीदना है ना अपने घर वालों के लिए कुछ भी है, तो मुझे नहीं पता कि कितने पैसे होंगे। मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं ना हिसाब किताब रखता हूँ, मैं इतना मौलाई चलता हूँ। मुझे सिर्फ मैं 2 चीज़ों में काम करता हूँ, अपने जिम पे और अपने कपड़ों पे। बस मुझे अच्छा लगता है कि भाई मैं अच्छे कपड़े पहन लूँ, बस। उसके अलावा घर वाले खर्च कर रहे हैं, क्या है कुछ है, मुझे नहीं पता। मैं अपना शौकीन आदमी हूँ कि बस अपना जो काम कर रहा हूँ ना, दिल से कर रहा हूँ। वो मेरा काम ही मेरा शौक है, मेरा पैशन है, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे परवाह ही नहीं है क्या हो रहा है दुनिया में, चलता रहा। इतना सेल्फिश हूँ मैं काम को लेके, तो ये कह रहा हूँ। तो वो जब मुझे वो कोई ऐसे प्रेस करता है ना, तो मेरे लिए मेरा रिटर्न ये होता है, सही है। तो हर किसी का अपना अपना मोटिव होता है। कुछ लोगों के लिए पैसा होता है, मेरे लिए पैसा होता तो मैं तुम्हें कब का बता चुका हूँ। मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठा ही ना होता। तो हर किसी की जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होती है। मेरे लिए मेरी अप्रेजल है, प्रेज है कि भाई ये है। तो मेरा जब रिव्यू कर रहा था, तो मैंने उसको भी बोला, मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक दैट यू हैव केप्ट ऑल द मेंबर्स फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड ऑन अ सिंगल फाइल? You need to understand this is not a profession for me, this is a passion, and you cannot take out anything from my file, and I bet. तो मैंने पार्टनर को ये कहा था, मैंने कहा मेरी फाइल से तो कुछ निकाल नहीं सकता, खुदा मेरे साथ है। तो ये, तो मैंने उसको इतने, हालांकि मैंने इतना ओवर कॉन्फिडेंट होकर ये बात बोली थी, क्योंकि मुझे पता था मैंने मेहनत की है यार। अल्लाह से एट द सेम टाइम दुआ भी मांग रहा था मैं कि तूने मेरी मेहनत देखी है, किसी और ने अगर कोई मस्ती की भी होगी ना फाइल में, तो वो भी तू पास कराएगा। मैंने जिद की थी और मैंने कहा था तू तो 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है ना, तो जो तेरा बच्चा या तेरा बंदा ऑल टुगेदर इतनी मेहनत कर रहा, तो उसके साथ तू नाजायज़ तो कभी नहीं होने देगा। वो नहीं हुआ, सही है। तो पूरी दुनिया के लोग कुछ तो गलती निकाल सकते थे ना, नहीं निकली ना। तो इसका मतलब है आपने भी यही करना है, आपने इतनी मेहनत करनी है अपने पेपर के ऊपर कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें फेल नहीं कर पाए। एग्जामिनर बोले इसमें ये गलती है, अल्लाह उसकी आंखों में खुद डाल देगा ऐसा उसके दिमाग में कि नहीं सही किया बच्चे ने, क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत देख रहा है। बात समझ आ रही है? इतना फर्म बिलीव रखोगे, किसी का बाप नहीं फेल कर सकता पेपर, सही है। अगेन चलो आगे, अब आगे सुने। मैंने कहा अब हम आ गए स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस पे। ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि तुम्हें ना फर्म बिलीफ होना चाहिए। बिलीफ नहीं होगा ना पेपर पास नहीं होता, ऐसी की तैसी मैं करूँगा, ये होना चाहिए, सही है। चले आगे सुने। अब मैंने कहा स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस की बात हो रही है। आज तक तो तुम्हें गिवन थी मार्केट प्राइस ये है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं गिवन नहीं होती, पहले वो ढूंढनी होती है। तो अब एक स्टेप ऐड कर रहा हूं मैं, यही तो समझने की बात होती है इसमें, जो लोगों को पता ही नहीं होती। अब सुनते हैं वापस से। मैंने कहा आज तक जो केस करवाए थे मैंने सिंपल कराए थे, क्योंकि यहाँ तक पहुंचे नहीं थे, पहले पक्का होना था, बाकी चीज़ें देख देख के आपके पास सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, एडवांस, बाद में पैसे मिलेंगे, वो सब कर करा के यहाँ तक पहुंचे। ओवर द पीरियड, पॉइंट इन टाइम, नॉन कैश कंसिडरेशन, कितने यू नेम इट, और आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं।
मैंने कहा अब वो टाइम आ गया कि ये सिखाना चाहिए। अच्छा, हमारी थीम ये है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो आपकी है उस पर एक ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट होगी बेस्ड ऑन स्टैंड लोन मार्केट प्राइस। Here the question is from where do I get stand loan market price? एक बच्चे का नॉर्मल दिमाग ये होता है कि मार्केट से। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, देखो कनेक्ट कैसे करता हूँ। इफ़ यू गो टू यूफोन, मैं तो ऑडिटर हूँ ना, अगर वो सुपर कार्ड देता है, ये तुम लोगों ने जानी यहाँ पे फोकस होकर रहना है, अगर वो सुपर कार्ड देता है तो सुपर कार्ड में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक होती हैं? अच्छा, डेटा होता है। चलें यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ताकि हम यहाँ पे हिसाब किताब कर पाएं। यहाँ पे हम लिखते हैं, आ जाओ जी। हमने कहा यूफोन के अंदर आप कह रहे हैं, ये कौन था भाई? सुपर कार्ड। अच्छा, सुपर कार्ड के अंदर आप कह रहे हैं सबसे पहले ऑन नेट, वॉइस मतलब कॉलिंग। अच्छा, वो तो चलो ऑन नेट ऑफ नेट अलग नहीं करते, इसको यहाँ कर लेते हैं। अच्छा, वैसे इस बकेट को हम वॉइस कहते हैं, सही है, हम इसको एसएमएस लिख देते हैं। डन। चलें, ये हो गई आपके पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। अच्छा, सुपर कार्ड जो है उसकी ट्रांजैक्शन अज्यूमिंग अलग अलग नेचर के होते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन प्राइस 1500। आपको तो ये पता है ना, 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ट्रांजैक्शन पर हैज टू बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन स्टैंड लोन मार्केट प्राइस। मुसीबत यह है कि स्टैंड लोन मार्केट प्राइस कहाँ से लाऊं, क्योंकि यूफोन, मैं तुम्हें बताता हूँ चीज़ सुनना, यूफोन जो है अलग से डेटा कहाँ बेचता है? पैकेज है वो, पर एमबी कहाँ आया? स्टैंड लोन मार्केट प्राइस है ही नहीं, अलग अलग वेरिएंट्स हैं, अलग अलग वेरिएंट्स हैं। यानी समझिएगा, हम ये कह रहे हैं, मैं तो यूफोन का ऑडिटर हूँ ना, मैं तो तुमको ज़्यादा अच्छा बता सकता हूँ। देखो मुझे ये चाहिए अच्छा देखो, इसके अंदर जो डेटा है, इसके अंदर कितने एमबीज हैं? 1000 होंगे, 10 होंगे, सही है ना? 5 GB 10 GB, ऐसा ही है। अच्छा, अब तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जीबीज के हिसाब से है ना। अब इसके अंदर जो पर जीबी ऑफर हुआ है, मुझे क्या पता? या तो मुझे ये पता हो कि स्टैंड अलोन मार्केट में यूफोन पर जीबी कितने का देता है, ये तो नहीं पता। नहीं आ रही बात समझ? ये तो नहीं पता ना। अब अलग अलग बंडल है, अलग अलग बंडल कैसे चाहिए, मैं बिल्कुल तुम्हें तुम्हारे लेवल पे आके बता रहा हूँ। ये इतना कॉम्प्लेक्स केस है कि तुम्हें ऐसे ऊपर ऊपर हवाई में बता के तो कोई निकल जाए, पर तुम्हें असल क्रक्स कभी जिंदगी में नहीं समझ आएगा। तो मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ वो क्रक्स क्या है, सुनना। अच्छा, पहली बताएं तो सुना, ट्रांजैक्शन प्राइस पता है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पता है, वी नीड ए स्टैंड अलोन जिसके रेशो में ब्रेक करूंगा। एग्रीड? चले ऑनलाइन पहले बताओ, यहाँ तक साथ हो, प्लीज सुनना सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे पहले कंफर्मेशन दो। इसको एलोकेट करना है बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस, बट द थिंग इज दैट वी डोंट हैव दैट स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस, क्योंकि अलग से कभी ये दारा बेचता ही नहीं है। पहले हिस्ट्री में हो सकता था कि जब ये पैकेजेस का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब आप जाएं, आप खाली यूफोन की वेबसाइट पे एंटर हो, वो आपको ये बताएगा प्रीपेड के केस के अंदर जो सुपर कार्ड्स की गेम है, उसके अंदर आपको ये नहीं पता लग रहा कि मेरा, क्योंकि देखो यूजेज आजकल लोग अलग खरीद ही नहीं रहे भाई। आप ये समझे ना, यूजर आजकल खरीदे अलग तो मैं अलग से प्राइस निकालूं ना। स्टैंड लोन मार्केट प्राइस का मतलब है मार्केट में मैं अलग से इतने का 1 MB बेचता हूं, इतने का 1 मिनट बेचता हूं, इतने का 1 सेकंड बेचता हूं। कैन यू गो इन द मार्केट एंड आस्क योर सेल्फ के कोई तुम्हें ये बताए 1 MB कितने का बिक रहा है?
पोस्टपेड बिल का तो मतलब ये होता है कि उसमें भी पैकेजेस हैं। अब मैं प्रीपेड को पोस्टपेड से कंपेयर नहीं कर सकता। प्रीपेड इज समथिंग एल्स, पोस्टपेड इज समथिंग एल्स। तू पूछ ले भाई पहले, जल्दी 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 जल्दी, कॉन्सेप्ट नहीं खराब होना चाहिए। नहीं ना, पर वो तुम्हारे लिए या एक्टिव मार्केट, वो तो वो तो पोस्टपेड है ना, वो तो पोस्टपेड है ना। देखो फिर वो पोस्टपेड है, मुझे अगर प्रीपेड में बांटना है तो प्रीपेड में तो मैं ये पैकेज ऑफर ही नहीं करता। इस बात को समझो ना। देखो ये कह रहा है पोस्टपेड है, पोस्टपेड मेरी भी पोस्टपेड है, मेरी भी पोस्टपेड है, पर मेरा पैकेज हुआ है, उसमें 1 मिनट असाइन हुए हैं। उसके बाद जब मैं एक्सीड करता हूं एक लिमिट तो वो पैसे कटना शुरू हो जाते हैं, वो होता है टैरिफ। वो क्या होता है? टैरिफ। अच्छा, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं प्रीपेड की चीजों को पोस्टपेड से कंपेयर करूं, प्रीपेड की चीजों को आइदर वो ये कह दे यूफोन वाला कि ये जो पोस्टपेड है यही रेट वहां भी यूज होता है। यानी प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पहले आपने बैलेंस लोड करवाया और फिर कंज्यूम होगा। अगर यही रेट वहां पे यूज हो रहा है तो वी हैव द स्टैंड लोन मार्केट प्राइस। इसीलिए क्योंकि दोनों के लिए सेम नहीं है ना। प्रीपेड में मैं कभी यूज ही नहीं कर रहा। स्टैंड लोन मार्केट प्राइस का मतलब क्या है कि मार्केट में मैं प्रीपेड में इतने का देता हूं, मार्केट में प्री तो नहीं है ना। स्टैंड लोन मार्केट प्राइस का मतलब तो समझो मार्केट प्राइस। स्टैंड लोन मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? मार्केट प्राइस। और यहां पे मार्केट प्राइस के बहुत ज्यादा वेरिएंट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक एग्जांपल है कि मेरे पास, मैं अगर एमबीज देखता हूं, मैं खाली पैकेजेस देख रहा था यूफोन के, तो वो कहता है कि भाई 12 से 12 का पैकेज, एक दिन वाला, वीकली पैकेज, ये सारी चीजें सिर्फ एमबीज के, इंटरनेट के। इतने सारे वेरिएंट्स हैं, कोई स्टैंड लोन मार्केट प्राइस नहीं है, कोई स्टैंड लोन मार्केट प्राइस। अच्छा, तो फिर स्टैंडर्ड गुंजाइश देता है कि वो कहता है कि अपना मैकेनिज्म बनाए स्टैंड लोन मार्केट प्राइस निकालने का। क्या बनाए? मैकेनिज्म बनाए जो सबका रिप्रेजेंटेटिव हो, जो सबका। अच्छा, अब आगे सुनते हैं सबका रिप्रेजेंटेटिव कैसे किया। यूफोन ने क्या किया, ये बड़ी टेक्निकल चीज है, उसको सुनना। यूफोन ने क्या किया? यूफोन ने कहा ये कि भाई मैं जितने भी एमबीज के पैकेजेस देता हूं, सिर्फ इंटरनेट के, उन सब के एमबीज के रेवेन्यू को प्लस किया मैंने। कौन से पैकेजेस? इंटरनेट के पैकेजेस। अच्छा, मैंने ये किया इंटरनेट पैकेजेस के रेवेन्यू का सम किया और इसको डिवाइड किया, इसको लिख देते हैं यहां पे, और इसको डिवाइड कर दिया एवरेज प्राइस आ गई। अच्छा, ये पता है क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक प्री डोमिनेंट प्राइस नहीं है मेरे पास जिस पे मैं ऑफर करता हूं, जिसको आप कह सकते हो हाँ यार ये स्टैंड लोन मार्केट प्राइस है। भाई स्टैंड लोन मार्केट प्राइस का मतलब है बस यही है, इसी पे ही देता हूं। यूफोन कह रहा है प्री डोमिनेंट प्राइस नहीं है मेरी, हर किसी की वेरिएशन अलग है। तो इतनी वेरिएशंस में आप तो मैनिपुलेशन कर सकते हो ना। आप बोलो भाई ये प्राइस है, आपको जिसमें फायदा हो रहा होगा, ऐसा नहीं होता। उसने क्या किया, एक मैकेनिज्म बनाया, किसने अलाउ किया? IFRS 15 ने। मैंने उसकी रीजनेबलनेस को चेक करना था कि रीजनेबल है। अच्छा, अभी मुसीबत ये 1500 को इन 4 पे एलोकेट करना है, 1500 को। वो कह रहा है मुझे स्टैंड लोन मार्केट प्राइस बताओ कितनी होगी। एग्रीड है। सबसे पहले इसने क्या किया, पूरे यूफोन में जितने भी इंटरनेट पैकेज सब्सक्राइब हुए पूरे साल में, सबको डिवाइड कर दिया, सम को एमबी से। इनके पास डेटा होगा कितने एमबी यूज हुए, हर एक पैकेज में हुए, डिवाइड कर दिया। हमें पता लग गया ऑन एवरेज पर एमबी इतना कमाते हैं, पर एमबी। अब मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, इज दिस पर एमबी प्राइस द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द पैकेजेस या किसी एक की? सारे सिनेरियोज कवर हो गए, सारे सिनेरियो। यानी आप देखना चाहते हैं ऑन एवरेज में पर एमबी पे कितना चार्ज करता हूं, सब पैकेजेस को भी मिला दूं तो। यहां तक बात समझ आ रही है? मुसीबत क्या चाहिए? क्या? स्टैंड लोन मार्केट प्राइस। क्लियर है? डेटा की बात कर रहा हूं, डेटा पे इतनी मेहनत हो रही है। अच्छा, डेटा की प्राइस मेरे पास अवेलेबल नहीं है,
क्योंकि यूजुअली एंटिटी अलग बेचता ही नहीं है। बात समझ आ रही है? हमने क्या किया, एक प्राइस मैकेनिज्म बनाया जो कि रीजनेबल होना चाहिए। हमने कहा चलो आओ देखते हैं वो प्राइस मैकेनिज्म क्या था। सबसे पहले मैंने क्या किया, सारा रेवेन्यू उठा लिया। कौन सा रेवेन्यू? जितने भी डेटा के पैकेजेस देता हूं सबका रेवेन्यू उठाया, उसके एमबी से डिवाइड कर दिया। मिनट से क्यों नहीं कर रहा? डेटा है ना, रेलेवेंट को रेलेवेंट से डिवाइड करेंगे सर। पर एमबी प्राइस आ गई, यानी पर एमबी एवरेज कमाई, पर एमबी रिफ्लेक्शन ऑफ द सिंगल पैकेज या हजारों पैकेजेस सबका। अच्छा ये एक हिस्सा आ गया। अच्छा फिर मैंने कहा अच्छा भाई डेटा के लिए क्या करते हो, ये तो बता दिया। मैंने कहा अच्छा फिर कॉल्स के लिए क्या करते हो, उसने कोई मसले वाली बात नहीं है। जितने मिनट्स नहीं, जितने पैकेजेस हम ऑफर करते हैं उन सबका रेवेन्यू प्लस किया, डिवाइड कर दिया किससे, जितने मिनट्स यूज हुए। मिनट्स का डेटा होता है इनके पास, डिवाइड कर दिया। अच्छा अब प्राइसेस जो आ रही हैं वो रिफ्लेक्शन है पूरी कंपनी की प्राइसिंग की। बात समझ आ रही है? क्योंकि यूजुअली बेचते नहीं है यार। जिस चीज को तुम कह रहे हो ना कि पर यूनिट, वो पूरे कंपोनेंट का इतना चुनना सा हिस्सा है, वो ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ स्टैंड अलोन नहीं है। वेरिएंस इतने प्राइसेस के अंदर मैं कौन सी पिक करूं? क्योंकि फिर कल को कोई ऑडिटर आए रिव्यू करने, वो बोले भाई तूने ये प्राइस क्यों नहीं पिक की, तो आप बोलोगे भाई ये स्टैंड अलोन है। किसने कह दिया स्टैंड अलोन है? मार्केट में तो डेटा इतने का बिकता है। तो हमने कहा ये होशियारी से बचने के लिए हमने मैकेनिज्म बना दिया कि जो सबकी अकासी करे, स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस। अभी आगे चलते हैं ना। एमबी हो गया, वॉइस हो गया, एसएमएस पे क्या करेंगे? जितने एसएमएस का रेवेन्यू है सब पिक किया, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ एसएमएस, पर एसएमएस प्राइस आ गई। अच्छा रिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंगल या मल्टीपल सिनेरियोज सब आ गया। वो तो हो गया ना, वो तो हो गया। अब हम कह क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं हमें एक पैकेज के अंदर छुपी हुई 4 ऑब्लिगेशंस की अलग अलग प्राइस चाहिए थी, जिसको हम कहते हैं स्टैंड अलोन। यानी बातें नहीं यार, बात मैंने मना किया, देखो प्लीज। स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस चाहिए थी अलग अलग की। मैंने कहा जैसे इसने कहा ना कि सर वो जो हम प्रीपेड में हमारे टैरिफ कटे आते हैं, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब है सबको कितने में बेचते हो। तो सबको तो पता नहीं कौन कौन सी प्राइस पे बेचते हो, क्या कोई एक प्राइस है? तो अब दैट मीन्स कि आप तो इस कगार पे आके फंस गए हो कि ऐसा केस है कि एलोकेट भी करना और मार्केट प्राइस भी अवेलेबल नहीं है। तो अब हमने क्या शुरू किया? मार्केट प्राइस को ढूंढना। अच्छा अगर मैं ये कहता कोई पैकेज वैकेज नहीं है, जाओ यहां से, ये रेट है, तो वही तो है, वो तो कर चुके हैं ना, वो तो कर चुके हैं। मुसीबत यहां पे क्या है? क्योंकि सिंगल प्राइस नहीं है, इतनी वेरिएशन है कि मैं किसी एक प्राइस को स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस नहीं कह सकता। एग्रीड? क्योंकि हर पैकेज के अंदर अलग अलग प्राइसिंग हुई हुई है। तो अब मुझे क्या एक प्राइस उठानी है सबका रिप्रेजेंटेटिव? पहले बताओ यहां तक क्लियर हो गया? क्योंकि मैं एक भी नहीं कह सकता यार ये स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस है। स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस का मतलब ये है कि स्टैंड अलोन इतने के ही बिकता है, वो तो नहीं है ना। यहाँ पे केस अलग अलग चीजें चल रही हैं। अच्छा पहले बताओ यहां तक साथ है? पक्की बात है? ऑनलाइन में प्लीज कंफर्मेशन तो यहां तक साथ है, तो एक स्टेप आगे लेके जाऊं। चले बेहतरीन, अब आगे सुने। ये तो हो गया हिसाब किताब। अब अलग अलग प्राइस आ गई सबकी। रेवेन्यू डेटा का डेटा से आ गया, ऑन नेट ऑफ नेट का वहां से आ गया, एसएमएस का वहां से आ गया। अच्छा अब यूफोन क्या करता है? एनुअल रेवेन्यू। जी बेटा एनुअल रेवेन्यू लेंगे, एनुअल के बगैर तो हो ही नहीं सकता ना, यही है ना? एनुअल रेवेन्यू लेंगे। अच्छा पर एनुअल रेवेन्यू लेते हैं पिछले साल का, क्योंकि चसियों रिकॉर्ड तो करंट ईयर पे करना है ना, अप्लाई इस साल पे होगा। ये भी एस्टिमेशन है ना, यही है कि भाई किसका क्या है। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, मतलब आप बोलेंगे इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरा रेवेन्यू 1500 से 1 रुपया ऊपर नहीं जाएगा। सिर्फ एलोकेशन का पंगा है, नहीं यही बात समझ। मुझे रिस्क ये नहीं है कि रेवेन्यू छप्पर भार के ऊपर निकल जाएगा, सिर्फ मुसीबत ये है कि सही चीज पे एलोकेट करना है। लॉजिक समझ आ रही है? इसमें वो मसला ही नहीं है कि 1500 से ऊपर निकल जाएगा, नहीं, रेवेन्यू 1500 ही है। जब जब जैसे जैसे जो होता रहेगा वैसे वैसे उसका रेवेन्यू बुक होता रहेगा, तभी मुसीबत है एलोकेट कर रहा हूं। क्लियर है? बात समझ आ रही है? अच्छा कोई बोले आपसे रेवेन्यू तो ऊपर निकल जाएगा, 1500 से ऊपर नहीं जा सकता।
हम सिर्फ अलग अलग करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो जो सेटल होगा। अच्छा, अब मैंने फॉर एग्जांपल MB का प्राइस निकाला, सही है, अब 2 MB यूज हो गए, तो अगर प्राइस ही नहीं होगी तो कैसे करोगे? और स्टैंड अलोन तो थी नहीं, वही तो निकाली है, यही तो कर रहे हैं। तो पूरी कहानी वहां से ड्राइव करके यहां तक लाया हूं। अच्छा पहले बता दो ऑनलाइन वालों, क्या ये बात समझ आ रही है जल्दी से? सर सम रेवेन्यू ऑफ MB कैसे कैलकुलेट किया? क्योंकि हम कस्टमर को पैकेज परचेज करते हैं ना। अबे भाई, मेरे भाई, मैं यूफोन के पोर्टल पे गया, उसके डेटा सेंटर पे गया, उसके अंदर मैंने तमाम वो रेवेन्यू निकाल लिए जो सिर्फ इंटरनेट पैकेजेस के थे। सिर्फ इंटरनेट पैकेज का रेवेन्यू होता है। इंटरनेट पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हो जिसमें सिर्फ क्या मिलता है? इंटरनेट। मैंने सारे रंगों नस्ल के पैकेज, कोई 5000 पैकेज के टाइप थे, 5000 पैकेजेस के पूरे साल में जितने भी लोगों ने सब्सक्रिप्शन की हुई थी, किसकी? सिर्फ इंटरनेट की। उस सबका रेवेन्यू सम किया और मैंने उसी पैकेजेस के ऊपर देखा कि MBs कितने इस्तेमाल किए लोगों ने, क्योंकि हो सकता है कुछ लैप्स हो जाए और ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। डिवाइड किया, मुझे पर MB प्राइस मिल गई, सिर्फ किसकी? इंटरनेट की। फिर मैं तभी कहता हूं फोकस होकर सुने, फिर मैंने वो पैकेजेस उठाए जो कॉल वाले थे, जिसमें इंटरनेट शामिल क्यों नहीं था? अब आप कॉल पे काम कर रहे हैं ना, तो हम, अच्छा अब कॉल का प्राइसिंग हर पैकेज का अलग है, तो आपको एक कोई प्राइस चाहिए ना जो सबकी रिप्रेजेंटेटिव हो। तो क्या करूं? सबका रेवेन्यू प्लस करो, टोटल मिनट से डिवाइड कर दो, आपको पता लगेगा ऑन एवरेज पर मिनट कितना चार्ज कर रहे हो। स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस, पर दिस इज द एक्चुअल स्टैंड अलोन या डिटरमाइंड स्टैंड अलोन, पर बड़ा रीजनेबल कि सबकी अक्कासी कर रहा है। अच्छा वो वाली जो बात कर रहे थे कि सर वो वाली प्राइस ले लेना जो कटते हैं हमारे पैसे, भाई वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ना, वो स्टैंड अलोन नहीं है। आप यूजुअली ये करते ही नहीं हो, यूजुअली जो चंक है वो तो ये है जो हम कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते वो स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस दिख रही है कि मार्केट में इतनी की बिकती है, नहीं भाई, बाकी प्राइसेस के क्या करोगे, उसको कैसे कैटर किया, तो वो ज्यादा रिलायबल है जो हम कर रहे हैं। क्लियर है? पक्की बात है। अच्छा अब यहां तक इजाजत हो तो एक स्टेप आगे चलूं सर? अगर हम जानिए यार बातें नहीं, मैंने प्लीज आपसे रिक्वेस्ट की है, मैं इतनी एनर्जी लगा रहा हूं, बातें करोगे ना कॉन्सेप्ट मिस होगा। मैं कनेक्टेड रखना चाहता हूं, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अच्छा अगर हम अगले साल से ट्रांजैक्शन प्राइस को इंक्रीज कर रहे हो, बेटा मैं फिर बता रहा हूं आपको, आपका शायद दिमाग सही जगह नहीं आ रहा, अगले साल आप सुपर कार्ड 1800 का कर दो, वो 1800 एलोकेट होगा। मैं एलोकेशन की बेसिस करंट ईयर पे तो नहीं निकाल सकता ना, करंट ईयर कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो जो करंट ईयर का जनवरी शुरू करूंगा उसके लिए डेटा कौन सा यूज करूंगा? पिछले साल का। हाँ ये कर सकते हो कि आधा साल हो जाए तो आधे साल को उसमें ले लो, ताकि तुम्हारे एस्टिमेट क्या हो जाए? अपडेट हो जाए। ये कर सकते हो। जानी देखो, सोच के बात करो, सोचो, लॉजिक तो लगाओ ना। आज के साल का नजूमियों के आगे कितना होगा? ये आज के साल का हुआ ही नहीं है। मुझे तो पिछले साल के बेसिस पे स्टैंड लोन मार्केट प्राइस लिख रही है साइड पे, ये एलोकेट करूंगा, इस बेसिस पे एलोकेट करूंगा, तभी तो इतनी बार 3 बार रिपीट करवाया मैंने। कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड लोन मार्केट प्राइस नहीं गिवन, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस किस पे एलोकेट होगी? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। किस बेसिस पे? तो वही तो ढूंढ रहे हैं, वही तो ढूंढ रहे हैं कि स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस चाहिए। पर अगेन, डू वी हैव द स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस? हाँ या नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि अलग से हम बेचते नहीं है, और इतने वेरिएंट्स हैं, मैं एक पे रिलाय नहीं कर सकता। एग्रीड है? पक्की बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दो, एक स्टेप इसमें डालूंगा तो हमारी कहानी क्लोजर पे आ जाएगी। जल्दी बताओ जानी, जल्दी से सारे बच्चे। और ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि टेलीकॉम का एक बार सवाल आया पेपर में, टेलीकॉम सेक्टर का एक बार सवाल आया हुआ है, तो अभी वो देखते हैं। इधर चलें, इधर अब आगे। अब ये स्टैंड लोन मार्केट प्राइस आ गई। एक बेवकूफ बच्चा पता है क्या करता है एग्जाम में? ये अलग अलग आ गई, पर MB, पर मिनट, व्हाट्सोएवर। उसने क्या किया, इस प्राइस को इसके ऊपर डिवाइड कर दिया, इस प्राइस को। अच्छा यहां पे एक कॉन्सेप्चुअल ब्लेंडर होता है। कैसे? सुनना, मैंने लेट से रेवेन्यू पर MB निकाल लिया, सुनना, और पर SMS निकाल लिया। यहां तक साथ हैं?
अच्छा, अब अगर हम बेवकूफ़ी करना चाहें ना, तो हम क्या करें कि इस 1500 को डिवाइड कर दें इस रेशो में। यही किया था ना अभी, अब पहले तो यही किया था ना कि तुम्हें स्टैंड लोन मार्केट प्राइस थी तो तुमने रेशो में डिवाइड कर दिया था, यही किया था, हाँ या नहीं? क्लैरिटी के साथ ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, यही किया था? जल्दी से जानी सारे बच्चे। ओके गुड। अच्छा, इस पे एलोकेट कर दिया था। अब यहां पे थोड़ा सा एक और गेम है इसके अंदर, सुनना। ये तो प्राइस आ गई, पर अब एक इतनी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं कि अब देखो कनेक्ट कैसे होता है। कहने का मतलब ये है कि अब मेरे पास ये MB आया ना, हाँ या नहीं? अच्छा, ये पर MB की प्राइस है इंटरनेट की, जो कि सिर्फ इंटरनेट की है। अच्छा, अब हमें क्या करना है एलोकेशन के लिए, ज़रा वो बता रहा हूँ। हम ये करेंगे कि जो सुपर कार्ड के अंदर, किसके अंदर, जितने MBs यूज हुए इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। स्टैंड लोन मार्केट प्राइस को जितने MB यूज हुए इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। एग्रीड? अच्छा यार, ये बड़ी अहम बात है, सुनना। जितने MB उससे मल्टीप्लाई करूंगा, यानी अब हम कह रहे हैं कि इसको एक स्टेप में आगे लेके जा रहा हूं। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया MBs, नंबर भी लिख लेते हैं यहां पे, MBs यूज इन सुपर कार्ड। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा और एक अभी बहुत टेक्निकल बात करने लगा हूं। हाँ भाई, यूज इन सुपर कार्ड। ये जो आंसर आएगा, नहीं, अभी रुक के, ये जो आंसर आएगा ना, इसका रेशो निकालूंगा और फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों किया ऐसे मैं बताता हूं, मैं बहुत क्लियर करूंगा। क्योंकि सुपर कार्ड में जो सबसे ज्यादा यूज होता है उस पर प्राइस ज्यादा आनी चाहिए, उसकी वेटेज डाल दी मैंने। नहीं आई बात समझ? देखो, पहले प्राइस निकाल ली अलग से, कितने, एक MB कितने का, एक SMS कितने का, एक मिनट कितने का। स्टैंड लोन मार्केट प्राइस आ गई, एक मुसीबत फंस गई, वेट। अगर मैं इसके बेस पे एलोकेट करूं ना, हो सकता है कि डेटा को एलोकेशन कम हो जाए। अबे जबकि पूरे सुपर कार्ड में 80% डेटा है, 80%, तो आपको नहीं लगता कि मैं मिनट्स को मल्टीप्लाई करूंगा मिनट्स कम होंगे और डेटा की वेटेज, तो डेटा की वेटेज ज्यादा होगी तो जो रेशो निकालूंगा उसमें डेटा की एलोकेशन, तो मुझे ये लगना चाहिए कि 1500 के सुपर कार्ड में जैसे डेटा कंज्यूम होगा वैसे वैसे रेवेन्यू ज्यादा रिकॉर्ड होगा, क्योंकि पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर डेटा सबसे अहम है। और ये जब मैं सीख रहा था ना, मैं इतना अमेज हुआ था इस बात में, उन्होंने कहा यार बात कितनी लॉजिकल करते हैं ये लोग, यार उन्होंने क्या मैकेनिज्म बनाया। उन्होंने बोला यार मैं अगर, अच्छा मैंने ये बोला, प्लीज सुनना, मैंने उनको ये बोला तुमने स्टैंड लोन मार्केट प्राइस निकाल दिए फिर तुम मिनट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। उसने बोला मिनट वो भी सुपर कार्ड वाले, मिनट्स वो भी, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा वेट है उसका इतना ज्यादा रेवेन्यू होगा। वो बोल रहे तुम तसव्वुर करो आकाश के SMS को मैं पूरे रेवेन्यू का अगर 70% एलोकेट कर दूं तो SMS तो वो यूज ही नहीं करता, तो यूज क्या होता है, डेटा। अच्छा, तो अब पहले बताओ इस पूरे कार्यक्रम में जो तुम्हें ढूंढना था स्टैंड लोन मार्केट प्राइस, क्योंकि तुम्हारे पास कोई रिप्रेजेंटेटिव स्टैंड लोन मार्केट प्राइस, यानी कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, कॉन्सेप्ट अभी भी वही है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन, पर एलोकेट किस बेस पे करूं? डू वी हैव दैट स्टैंड लोन मार्केट प्राइस? नो, और वी हैव टू आइडेंटिफाई। अच्छा, हाउ वी हैव आइडेंटिफाइड? हमने अपना मैकेनिज्म डेवलप किया। सबसे पहले क्या किया जल्दी बताओ? पर MB निकाल लिया सिर्फ इंटरनेट पैकेजेस से, पर मिनट निकाल लिया कॉल पैकेजेस से, SMS निकाल लिया, पर MB पर मिनट पर SMS आ गया। अच्छा, क्या इसी रेशियो में मार्केट प्राइस को बांट दूं? क्यों?
वेटेज गेम वेटेज की है, जिसका वेट ज्यादा उस पर एलोकेशन ज्यादा। तो हमने फिर एलोकेट किया, तो फिर उसके उस 1500 को अब इस रेशो में बांटूंगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैं पहले रेशो निकालता तो वो डिस्टॉर्टेड होता, अब रेशो निकालूंगा तो वो अलग होगा। क्यों? अच्छा, एक तुम बात बताते हो तो यहाँ पे कहानी क्लोज करते हैं। ऑनलाइन वालों पहले बताओ, यहां तक साथ हो जल्दी, तो फिर एक सवाल पूछूंगा तो फिर क्लोज करेंगे। जल्दी बताओ, यहां तक साथ हो जल्दी से सारे बच्चे, प्लीज सारे, मतलब सारे बच्चे जल्दी से। वेरी गुड। अब आगे सुनो, होता क्या है, अगर मैं फॉर एग्जांपल ऊपर पे रेशो निकालता ना, यानी वेट एलोकेट करने के अलावा, तो हो सकता है एसएमएस सबसे महंगा होता। एसएमएस, तो मसला ये है कि एसएमएस पे रेवेन्यू एलोकेट हो जाता, जबकि उसका यूजेज 2-3 होता। तो एलोकेशन वेट्स की बात करनी है, वेट से पहले, वेट्स के बाद। अच्छा, अभी हमने अप्लाई नहीं किया ना, हमने कोई सवाल किया, पर क्या इस मैकेनिज्म में एंटर हो गए कि ये समझना था कि भाई व्हाई डू वी बॉदर अबाउट स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस को, बिकॉज दिस इज द बेसिस ऑन विच हम एलोकेट करेंगे। क्लियर है? तो यानी ऐसा भी हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में, जो हुआ भी है हमारे साथ। मैंने तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल दी है कि हमारे पास यूफोन के रेवेन्यू को बांटने के लिए स्टैंड लोन मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं थी, तो फिर उन्होंने अपना मैकेनिज्म डेवलप किया, एंड दैट हैज टू बी रीजनेबल। एंड डू यू थिंक दिस इज रीजनेबल? यस। तो अच्छा, अब जब प्राइस एलोकेट हो गई तो अब एमबी यूज होंगे, रेवेन्यू बुक होगा नीचे वाले रेशियो में, ऊपर वाले, पर प्राइस एलोकेट नीचे वाले रेशियो में होगी। और ये जो एमबीज यूज हुए हैं सुपर कार्ड में, ये भी पिछले साल के हैं, ये एमबीज भी पिछले साल के ही है ना, क्योंकि सारी असेसमेंट किस साल की कर रहे हो, ताकि इस साल पे अप्लाई कर पाओ। अच्छा, अगले साल जाओगे तो इस साल की अपडेट होएगी, पर अगले साल अप्लाई होता रहेगा, क्योंकि देखो अनकरीब यही है ना। और मैंने तो हिस्ट्री भी देखी इनकी, हिस्टोरिकली डेटा पे एलोकेशन ज्यादा होती जा रही है। ऐसा क्यों? कभी आप फाइनेंशियल्स देखेंगे ना इसके, सुनना, मुझसे ना पार्टनर ने पूछा, दुबई वाले, क्योंकि हम एतसलात को रिपोर्ट करते हैं ना, ऊपर वो है। तो मैंने जब इसका ऑडिट कर रहा था मैं, तो मुझे पार्टनर ने पूछा डेटा का इतना ज़्यादा रेवेन्यू हो गया, कैसे हो गया ये वो। मैंने कहा दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ एलोकेशन, यानी वो बोला रेवेन्यू इंक्रीज क्यों हुआ। मैंने कहा जस्ट बिकॉज ऑफ सुपर कार्ड्स। तो बोल रहा है व्हाट इट हैज़ टू डू विद सुपर कार्ड। मैंने कहा बिकॉज व्हेन सुपर कार्ड इज ऑफ रुपीज 1800, लास्ट ईयर एलोकेशन उसको 40% थी, आज 70% है। तो डेटा का रेवेन्यू ज्यादा नहीं हो रहा, सुपर कार्ड ज्यादा बिक रहे हैं, उसमें एलोकेशन डेटा को क्या हो रही है, ओवरऑल रेवेन्यू देखते को मैच दिखेगा। ये उसने बोला हाँ यार, ये तो एलोकेशन का भी गेम है, यानी प्रेजेंटेशन फर्क हो रही थी। नहीं, तो सुपर कार्ड ज्यादा बिक रहे हैं इसकी वजह नहीं है ना डेटा बनना, डेटा इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, ये वजह है। हाँ ना, तो पिछले साल तो बेटा जो पिछले साल एस्टिमेट किया था उसके पिछले साल की एस्टिमेशन थी ना, और जो पिछले साल का डेटा हमने लिया वो कंपैरेटिवली यूजेज ज्यादा है, तो वो रेशियो बदलता जा रहा है ना। तो रेशियो जब बदलता जा रहा है तो मेरे डेटा पे एलोकेशन क्या होगी, यानी पहले 1800 में से 50% डेटा को देता था, 1800 में से 70% किसको दूंगा, तो वो अपडेट हो गया है, तो उस अपडेशन पे वो रेशियो चेंज हो गया है। तो खैर पहले बताओ, प्रेजेंटेशन समझ आती है? चलें, तो ओवरऑल सुपर कार्ड के रेवेन्यू में डेटा पे पोर्शन ज्यादा है, क्या वो सही कह रहा है? अच्छा, होना भी चाहिए, क्योंकि पूरे सुपर कार्ड में जो मेन थीम है वो है ही क्या, डेटा, बहुत है, सही है। तो चलें, पहले बताओ जानी, ये मैकेनिज्म समझ आता है। तो अब हम इंशाल्लाह, हमारी क्लास कितने बजे तक है? 2:45 तक है, बस भाई अभी मेरी बस हो गई इधर। हाँ, तो आप मुझे एक बात बताओ जल्दी से सारे बच्चों, क्या ये मैकेनिज्म समझ आता है? पक्की बात है, यानी आज के बाद आपको कोई पूछे कि इज इट वेरी इजी टू डिटरमाइन स्टैंड लोन मार्केट प्राइस, नो, आप बोलोगे ऐसा भी हो सकता है कि स्टैंड लोन मार्केट प्राइस अवेलेबल ना हो। और वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि यूजुअली एंटिटी मल्टीपल प्राइसिंग अरेंजमेंट्स करती है, जिसमें एक प्राइस को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए भी यू नीड टू डेवलप योर ओन मैकेनिज्म। क्लियर है? अगली क्लास से मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, और फिर इंशाल्लाह ये आसान लगेगा, क्योंकि अब हमने थीम सीख ली है। क्लियर है? चलें, ओके, हाफिज़, कल होगी।